कुछ लोग अपने मरने के बाद भी ऐसे सबूत छोड़ जाते हैं कि जिंदा लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ ऐसा ही काम एक अमेरिकी अय्याश और एक दलाल किस्म के नीच प्रवृत्ति के आदमी ने, जिसको इंसान तो नहीं कहा जा सकता, जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। आज उसके लिखे हुए तमाम दस्तावेज जैसे जैसे किस्तों में रिलीज हो रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है और उसकी आंच अब भारत तक आ गई है। देश दुनिया के तमाम औद्योगिक घरानों के लोग, तमाम राजनीतिक घरानों के लोग और तमाम वैज्ञानिक पद्धति से जुड़े लोग भी आज जिस तरह से अपनी हैवानियत के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, शायद जो मर चुके वो मर चुके, जो जिंदा हैं उन्हें अपना मुंह बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोग ये कहते हैं कि तस्वीरें गवाही देती हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ के लोग इस बात को भी कहते हैं कि तस्वीरें इस बात की साक्ष्य नहीं पेश करती कि कौन इस गुनाह में शामिल था और कौन इस गुनाह में शामिल नहीं था। आज के वीडियो में पड़ताल इसी बात की होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या स्टीफन हॉकिंग जैसा साइंटिस्ट, क्या प्रिंस एंड्रयूज जो ब्रिटेन के प्रिंस हुआ करते थे, क्या बिल गेट्स जैसे उद्योगपति, क्या बिल क्लिंटन जैसे देश, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति, इस जेफरी एप्स्टीन की अपनी जो एक काले कारनामों की फाइल्स थी जिसमें उनके नाम और फोटोज शामिल हुए हैं, क्या वो यौन अपराधों में, बाल अपराधों में लिप्त नहीं थे? हमारे देश के भी 3 नामों का उजागर होना अभी बाकी था। यूं उससे पहले ही हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री थे, पहले आईएफएस हुआ करते थे, 2013 में रिटायर होने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनती है, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। उनका भी नाम इस एप्स्टीन फाइल की पहली किस्त में रिलीज हुआ। दूसरा नाम अनिल अंबानी का था, जो भारत के एक बड़े औद्योगिक घराने के अपने छोटे राजकुमार थे। उनका नाम यहां तक शामिल हो रहा है कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मीडिएटरशिप का काम किया और उनके ही द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए, वहां नाचे गए, जिससे यूएस प्रेसिडेंट को फायदा हुआ। इस तरीके का आरोप जब से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगा है, तब से हमारे देश की सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और आज नरेंद्र मोदी, जिनकी एक जमाने में तस्वीरें वायरल हुआ करती थी कि वो तमाम 11 दिन तक तपस्याएं करते हैं, केदारनाथ में तपस्याएं करते हैं, ये वही नरेंद्र मोदी के बारे में अब ऐसी एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद उनके कैरेक्टर पर, उनके अपने सैद्धांतिक जीवन पर, और यूं कुछ कहा जाता है कि वो किस तरीके की सात्विक विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं और जिस पर्सनालिटी के दम पर उन्होंने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पद की शपथ लेने के बाद आज इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, क्या उनकी इमेज के लिए एक बड़ा बट्टा नहीं है? क्या हमारे देश के अपने लिए क्या एक बड़ी शर्मनाक स्थिति नहीं है? क्या यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को, देश के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं आकर इस बात का खंडन नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ रणधीर जायसवाल जो हमारे प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, क्या उनका आना मात्र भर काफी है? क्या सदन में आकर प्रधानमंत्री मोदी को एप्स्टीन द्वारा रिलीज फाइल, ईमेल, मैसेजेस में किए गए दावों को झूठा बताना जरूरी नहीं है? क्या एक बार फिर वैसी ही कहानी दोहराई जा रही है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हो रही थी और हमारे देश ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरीके से सीज फायर माना और डोनाल्ड ट्रंप उसकी बाजी मार ले गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा दबाव प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है? जिस तरीके के ट्रेड डील को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विपक्ष और तमाम क्रिटिक्स मीडिया आलोचनाएं कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने न जाने किस दबाव में ट्रंप की तमाम बातों को लगातार मानना ही उचित समझा, जिसमें टैरिफ बढ़ाए गए। टैरिफ की वजह से हमारे देश के किसान और नौजवानों का नुकसान हो रहा है। जो टैरिफ 3% का था, आज वो टैरिफ 18% का हो गया और अमेरिका का ये कहना है कि हम तो 50% से 18% ले आए हैं। हमारे देश पर कभी 3% से ज्यादा अमेरिका के टैरिफ नहीं रहे। आज हमारा देश मजबूर है कि तेल और हथियार उसको अमेरिका से ही खरीदना है, वेनेजुएला से ही तेल खरीदना है। क्या किन स्थितियों में हमारा देश खड़ा हुआ है? क्या इन्हीं कुछ एप्स्टीन फाइल्स में रिलीज नामों की वजह से, फोटोज की वजह से, ईमेल और दस्तावेजों की वजह से हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष इतना मजबूर है? क्या वो हर बात डोनाल्ड ट्रंप की मानता चला जाएगा? इस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो 100 से अधिक बार इस्तेमाल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा देश अमेरिका के तमाम सारे नेता, तमाम सारे उद्योगपति इस पूरी की पूरी फाइल में एक्सपोज हो चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का नाम किसी भी तरीके के यौन अपराध में या फिर नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यौन शोषण में अब तक नहीं सामने आया है, लेकिन उन तस्वीरों के साथ, उन मैसेजेस में प्रधानमंत्री मोदी का नाम होना ही
अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्यों ऐसे अय्याश और दलाल किस्म के आरोपी के साथ, ट्रैफिकिंग किंग के साथ अनिल अंबानी ने बात की, और क्या प्रधानमंत्री उसके कहने से इजराइल के अपने दौरे पर नाचे गए जिससे यूएस प्रेसिडेंट का कोई फायदा हुआ। ये बात अपने आप में एक बड़ा संदेहास्पद प्रश्न खड़ा करती है। इस तरीके की चीजें आज के दौर में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की अपनी कुर्सी चली गई है, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज को उनके घर से निकाल दिया गया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की कुर्सी जाने की कगार पर खड़ी हुई है, क्या कुछ ऐसे ही हालात हमारे देश में बनाए जाने की एक कोशिश हो रही है? क्या इस पूरे के पूरे एपिसोड में कहीं कोई इजराइल, कतर और अमेरिका का सिंडिकेट या फिर नेक्सस हमारे देश पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, या फिर अमेरिका की तरफ से एक कोई ऐसा जाल बुना जा रहा है जिससे हमारे देश की स्थिर सरकार को बड़ा धक्का लगे, हमारे देश में एक नए तरीके का बखेड़ा और माहौल खड़ा हो? क्या हमारे देश की सत्ता परिवर्तन पर भी अमेरिका की नजर है? इन तमाम सवालों पर आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे पूरी पड़ताल के साथ। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के बारे में भी जानना आवश्यक है कि यह व्यक्ति आखिर था कौन, जिसके देश दुनिया के तमाम औद्योगिक, तमाम राजनीतिक और तमाम शिक्षाविद और तमाम साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोगों के साथ ऐसे प्रगाढ़ रिश्ते थे कि वो किसी को भी एक्सपोज कर देता था। लोग इस पर अटूट विश्वास करते थे, जबकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का फ्रॉडिया इंसान था। ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक मैथ और फिजिक्स का टीचर था, जिसको शुरू से ही लोग जानते थे कि ये अय्याश है, ये दलाल है, ये ट्रैफिकिंग करता है, ये नाबालिग लड़कियों को यौन अपराध में ढकेलता है, उनको मजबूर करता है। लेकिन जब इसके खिलाफ इसका पूरा का पूरा कारनामा 2001 से 2006 तक चला और इसी दौरान शिकायतें भी अमेरिका में लगातार होती गईं। 2006 से 2007 तक अमेरिका में इसके खिलाफ जांचें भी हुई। 2008 में पहली बार इसको दोषी भी ठहराया गया। हालांकि फिर 2019 में जब इसको फाइनली तमाम दोषों में, तमाम आरोपों में इसको दोषी पाया गया, इसको जेल भेजा गया, तब इसकी डेड बॉडी यानी इसकी शरीर मृत अवस्था में संदेहास्पद स्थिति में मिला। इसकी मौत भी एक मिस्टीरियस बताई जाती है। तमाम सारे देश दुनिया के लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि तमाम लोगों को अपनी इमेज बचानी थी, अपना नाम बचाना था, लेकिन कौन जानता था कि इसने तमाम लोगों के अपने प्राइवेट वीडियोस, फोटोजेस, मैसेजेस अपने कैमरों में, अपने आईफोन्स में कैप्चर कर रखे थे। और आज उसके जाने के बाद जब अमेरिका में शिकायतों का दौर शुरू हुआ तो अमेरिकी संसद ने, और जो बात कहकर ट्रंप 2017 में चुनाव जीत कर भी आए थे, ट्रंप को भी मजबूर होना पड़ा और अमेरिकी संसद ने जिस तरीके से नवंबर 2025 में कानून पास हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 29 जनवरी को 2 लाख पब्लिक फोटोज रिलीज किए और 30 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया। यानी इसके रिलीज होते ही एक ऐसा बम फटा कि पूरी दुनिया के तमाम सफेद पोस्ट, व्हाइट कॉलर लोग ब्लैक, काले, गंदे और चरित्रहीन के रूप में नजर आए। और आज पूरी दुनिया के अंदर अब लगातार जिस तरीके से किस्तों में जेफरी एप्स्टीन की फाइल, फोटोज, इमेजेस, मैसेजेस रिलीज हो रहे हैं, सबके दिलों में धड़कनें बढ़ रही हैं। न जाने कब किसका नाम, किसका मैसेज, किसके फोटोज खुलकर आ जाएं, कौन कब नंगा हो जाए। यूं तो कहें तो इस दुनिया के तमाम राजनेता, तमाम औद्योगिक घराने के लोग शुरू से ही ऐसे हैं, लेकिन जब किसी के नाम का सबूत, किसी के फोटोज, दस्तावेज बरामद हो जाते हैं, तब उसकी पुष्टि होती है। और इस तरीके की पुष्टियां देश दुनिया के तमाम लोगों को किस तरीके से एक्सपोज करती हैं और इसका हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा, आने वाले समय में तमाम चीजें और खुलकर आपके सामने आने वाली हैं। फिलहाल आप बने रहिए द रियल टॉक शो पर। नमस्ते, मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।